ऑल राइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और ये टेस्ट सीरीज का दूसरा लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में दिसंबर 2004 का जो पेपर यूजीसी नेट का कंडक्ट किया गया था उसकी हमने इन डेप्थ एनालिसिस की थी और आज के इस सेशन में ऑलरेडी हम दिसंबर 2004 के पेपर का इन डेप्थ एनालिसिस कर चुके हैं। इसका लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं दिसंबर 2004 पेपर एनालिसिस, हाँ देख सकते हैं। तो इस वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को ना देखा वो देख लें। इसमें पेपर का मैंने बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस किया है और इस लेक्चर्स में आपको ऐसी ऐसी चीज़ देखने को सीखने को मिलेंगी जो हार्डली आप किसी बुक में पा सकते हैं। मैंने बहुत ही इन डिटेल चीज़ों को जाके कवर किया है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2004 से लेकर के 2023 तक, ये सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और ये जो पेपर है इसको हमने बाइलिंगुअल बनाया है। इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हम यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसलिए ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है या फिर जिनका मीडियम शुरू से हिंदी रहा हो, उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ डिस्प्ले पे भी जो है पेपर आपके लिए बाइलिंगुअल होंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से देख और समझ सकें। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो पहला क्वेश्चन है जिसे दिसंबर 2004 में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लेटोज रिपब्लिक डिमॉन्स्ट्रेट दैट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इसेंशियली। अगर इसके ट्रांसलेशन की बात करें, प्लेटो की रिपब्लिक यह प्रदर्शित करती है कि प्रजातंत्रीय सरकार का स्वरूप मुक्तता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्लेटो अपनी बुक रिपब्लिक में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकतंत्री सरकार है, उसको कैसा मानते हैं, कैसा देखते हैं। तो हम जानते हैं कि प्लेटो जो है डेमोक्रेसी को एक बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसके ज़रिए से उनके जो गुरु थे सोक्रेट्स या सुकरात जिसको कहते हैं हम, उनको जो है एग्जीक्यूट किया गया था, उनको सजाए मौत दी गई थी, उनको विष का प्याला हेमलॉक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा गया है, इसे ये क्वेश्चन जून 2005 का है। इसमें पूछा गया है द सेंट्रल आइडिया ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक। प्लेटो की रिपब्लिक का सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय विचार क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो हम जानते हैं कि प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, इसमें बेसिकली वो जस्टिस के बारे में बात करते हैं और उनकी जो बुक है रिपब्लिक, रिपब्लिक का जो सब टाइटल है वो है कंसर्निंग जस्टिस, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं न्याय से संबंधित। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें पूछा गया है इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट प्लेटो इम्प्लॉयज द टर्म एपिटाइट। ये जो शब्द है एपिटाइट, अपने आदर्श राज्य के वर्णन में, डिस्क्रिप्शन में जब प्लेटो बात करते हैं एपिटाइट की, तो ये एपिटाइट वर्ड किसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। एपिटाइट को हिंदी में अगर देखें तो बुभुक्षा बोलते हैं, या उसको आसान लैंग्वेज में अगर हम कहें तो एपिटाइट का मतलब होता है भूख। एपिटाइट का मतलब क्या होता है? एपिटाइट का मतलब होता है भूख, या फिर जिसको हम क्षुधा भी कहते हैं। तो एपिटाइट ये जो वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये शिल्पकार के लिए। प्लेटो की बुक रिपब्लिक में आप देखेंगे उनका जो कॉन्सेप्ट है थियरी ऑफ थ्री सोल्स, जो तीन प्रकार की आत्माएं हैं, एंड थियरी ऑफ थ्री क्लासेस, जो तीन प्रकार के वर्ग हैं। आइए समझते हैं क्या चीज़ है ये तीन। प्लेटो कहते हैं कि जो मानव आत्मा है उसमें तीन तत्व होते हैं। कौन कौन से? रीजन मतलब तर्क शक्ति भी जिसको कह सकते हैं, जिसको विजडम भी कह सकते हैं, विजडम। दूसरा उसके अंदर जो है करेज हो सकता है, जिसको हम साहस कह सकते हैं। और तीसरा जो है एपिटाइट, जो देखिए एपिटाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको क्षुधा भी कहते हैं, एपिटाइट, राइट। तो जिस व्यक्ति के अंदर जैसा गुण होगा, जैसे जो एलिमेंट डोमिनेंट होगा, रीजन का, करेज का या फिर एपिटाइट का, वो उसी क्लास से बिलोंग करेगा। जैसे कि जिसके अंदर रीजन है, जिसके आत्मा में डोमिनेंट है,
वैसे तो ये सारे एलिमेंट हर इंसान की सोल में होते हैं, लेकिन कोई एक ज़्यादा होता है। तो जिसके अंदर रीज़न होगा वो रूलिंग क्लास से बिलोंग करेगा। जिसके अंदर साहस होगा जिसके अंदर साहस होगा वो मिलिट्री क्लास से बिलोंग करेगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करे, उसका डिफेंस सिस्टम में वो पार्टिसिपेट करे। और तीसरा एपिटाइट, जिसके अंदर क्षुधा होगी या भूख होगी, वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन का काम करेगा। क्षुधा किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। तो ये जो टर्म एपिटाइट है उन्होंने आर्टिजन के लिए इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसे दिसंबर 2006 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू प्लेटो द मोस्ट इंफीरियर टाइप ऑफ स्टेट। प्लेटो के अकॉर्डिंग मोस्ट इंफीरियर टाइप ऑफ स्टेट, सबसे निम्नतर, जिसको हम कह सकते हैं निम्नतर राज्य का रूप कौन सा है? हिंदी ट्रांसलेशन भी आप देखेंगे सेम वही वर्ड है कि प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर प्लेटो जब अपने आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिक्लाइन ऑफ आइडियल स्टेट, की आदर्श जो राज्य है उसका पतन कैसे होता है, उसका डिक्लाइन कैसे होता है। और चूंकि आप जानते हैं कि आइडियल स्टेट में जो है फिलोसफर किंग है, और फिलोसफर किंग के अंदर क्या है, विजडम है। और चूंकि वहाँ पे क्या है कि समाज 3 अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, हर एक वर्ग जो है एक एलिमेंट को, एक वर्च्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक तरह से वहाँ पे फंक्शनल डिवीजन है, कार्य का जो है विभेदीकरण है। हर इंसान अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जो उसके स्वभाव है, जो चीज़ें इनबिल्ट हैं, उसके नेचर में इनबिल्ट है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम हमेशा परमानेंट नहीं होता है, उसमें जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आइडियल स्टेट को कौन गवर्न कर रहा है? फिलोसफर किंग गवर्न कर रहा है, फिलोसफर किंग चला रहा है। और जैसे ही जब हम देखते हैं कि ये जो रीज़न का एलिमेंट है, जो रीज़न का जो तत्व है, जब उसको रिप्लेस करके जो है करेज उसका स्थान लेता है, जो साहस है उसको रिप्लेस करता है, तो फिर क्या होता है कि स्टेट का एक तरह से डिक्लाइन शुरू होता है। आप देखें, यह एक कॉन्सेप्ट है प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, डिक्लाइन एंड डीके ऑफ आइडियल स्टेट। तो आइडियल स्टेट का जब डीके होता है तो इसमें क्या होता है कि ये जो विवेक है, ये जो रीज़न है, इसको रिप्लेस करके एक नया एलिमेंट जो है, जो स्पिरिट, या जिसको हम करेज भी कह सकते हैं, साहस कह सकते हैं, वो डोमिनेंट हो जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे ऐसे लोग स्टेट को गवर्न कर रहे हैं जिनके अंदर क्या है कि विजय के लिए, लव फॉर विक्ट्री एंड ऑनर्स है, मतलब सम्मान के लिए और विजय के लिए जो है प्रेम है। वो एम्बिशियस है, एम्बिशन है उनके अंदर, और उनके अंदर इस बात के लिए उत्साह है कि वो युद्ध में कुछ अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, युद्ध को जीतें, और साथ ही साथ पैसे को अर्न करें। तो फिलोसफर किंग के लिए तो प्लेटो ने कहा था कि जो फिलोसफर किंग के पास ना तो फैमिली होगी, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही अब फिलोसफर किंग जो था, या उसकी जो जनरेशन में, बाद की जनरेशन में, जब लोगों ने क्या किया कि एजुकेशन को, जो एजुकेशन उन्होंने प्रपोज की थी उसको फॉलो नहीं किया, प्राइवेट फैमिली उन्होंने रखी, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखी, तो फिर उसका डिक्लाइन शुरू हुआ। और इसके बाद फिर अगला जो डिक्लाइन होता है, इसमें क्या है कि इस विवेक को पहले स्पिरिट ने रिप्लेस किया, और जब इस स्पिरिट को एपिटाइट यानी क्षुधा रिप्लेस करती है, जो तीसरा एलिमेंट है ह्यूमन सोल का, वो जब रिप्लेस करती है तो ऑलिगैर्की आ जाती है। इसमें क्या है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे दे रहे हैं? पैसे को अर्न करने में, पैसे को कमाने में दे रहे हैं, और वर्च्यूज़ को कम ध्यान, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और फिर क्या कि सोसाइटी इससे क्या हो रही है कि 2 क्लास में डिवाइड हो गई है, एक तो सुपर रिच है और दूसरे जो वेरी पुअर लोग हैं। और जब जब पुअर लोग रिवॉल्ट करते हैं, क्रांति करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे फिर जो है डेमोक्रेसी आ जाती है, और जो उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पे जो पब्लिक है उनका कंट्रोल होता है। लेकिन इसका भी डिग्रेडेशन होता है, इसका भी पतन होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करते हैं, निरपेक्ष स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्वालिटी को कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और लोग अपनी डिजायर्स को, अपनी एपिटाइट को फॉलो करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये टायरेनी में कन्वर्ट हो जाती है। और टायरेनी क्या है, अत्याचार क्या है, कि एक तरह से टोटल यहाँ पे डिसऑर्डर आ गया है,
यहाँ पे सर्विट्यूड मतलब दासता, यहाँ पे लोग जो है गुलाम, लोगों की जो स्थिति है वो गुलाम की जैसी है, और लोग अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो है दास बनने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप देखें हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, अगर आप देखेंगे जो हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी जो स्टेट ऑफ नेचर है, तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है कि वहाँ पे फियर फैक्टर है, जो जो फियर ऑफ डेथ है, जो मृत्यु का जो भय है, उससे बाहर आने के लिए लोग जो है लोग लेवियाथन को अपने ऊपर इम्पोज कर ले रहे हैं। तो एक तरीके से ये टोटल डिग्रेडेशन है स्टेट का। कैसे कैसे, जब आइडियल स्टेट का डिग्रेडेशन होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आइडियल स्टेट क्या है अपने आप में, आइडियल स्टेट जो है एरिस्टोक्रेसी है, ये कुलीन तंत्र है। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है सही मन में कुलीन तंत्र है, और जब इसका डिग्रेडेशन होगा तो पहले टीमोक्रेसी आएगी, यहाँ पे जो है योद्धा लोग स्टेट को गवर्न करेंगे, दूसरे फिर ओलिगार्की आएगी, फिर डेमोक्रेसी आएगी, और अंत में जो है टायरानी आएगी। तो प्लेटो, और इस क्वेश्चन को देखें तो प्लेटो के अनुसार जो सबसे निम्नतर स्टेट है, हीनतम जो कह सकते हैं, हीनतम या निम्नतर जो स्टेट है वो टायरानी है, जहाँ पे क्या कि कोई भी ऑर्डर नहीं है, टोटल डिसऑर्डर है, और लोगों की स्थिति गुलाम की जैसी है, दास की जैसी, लोग दासता को स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ लॉ द लॉज। द लॉज ये जो बुक है इसकी ऑथर कौन है, हम जानते हैं कि प्लेटो ने इस बुक को लिखा है द लॉज को। और लॉज के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं और आपको देना चाहूँगा कि लॉज जो है ये लॉन्गेस्ट क्या है, ये लॉन्गेस्ट ट्रीटीज है। प्लेटो ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं उसमें जो सबसे बड़ी पुस्तक है वो द लॉज है। और इसी लॉज के अंदर जो है नॉक्ट्यूर्नल काउंसिल के बारे में बात की गई है, नॉक्ट्यूर्नल काउंसिल, इसको हिंदी में नेस्ट परिषद कहते हैं, नेस्ट परिषद या श्रेष्ठ परिषद कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दिसंबर 2007 में। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, और इसमें आप देखें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और कुछ उनके कॉन्सेप्ट। तो अगर प्लेटो की बात करें तो हम जानते हैं कि प्लेटो का जो फिलोसफर किंग का जो आइडिया है, इन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में डिस्कस किया है। मैकियावली की ने जो है प्राइवेट और पब्लिक मोरालिटी के बारे में बात की है। मतलब एक शासक की जो नैतिकता है वो अलग होगी, और जो पब्लिक है, आवाम है, उसकी नैतिकता अलग होगी, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर बात करें जिसमें एक और कॉन्सेप्ट है टाइम एंड स्पिरिट की, अगर हम बात करें 1820 में हीगल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फिलोसॉफी ऑफ राइट। इस बुक में वो मानव चेतना के बारे में, मानव आत्मा के बारे में, स्पिरिट के बारे में, या इसको कह सकते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो मानव आत्मा का जो सर्वोत्तम विकास है, जो सबसे मोस्ट एडवांस स्टेज है, वो क्या है, स्टेट है। स्टेट में आकर के जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, मानव जो चेतना है, उसका सर्वोत्तम विकास होता है। और इसीलिए कहते हैं क्या कि स्टेट क्या है, इट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट क्या है, मार्च ऑफ गॉड है, मार्च ऑफ गॉड है, ईश्वर का अवतरण है धरती पर। और आप जानते हैं कि अरविंदो घोष ने जो है सावित्री नाम की बुक लिखी थी। तो इस तरह से अगर हम देखें, हम यहाँ ए को 4 से मैच कर रहे हैं, फिलोसफर को ए को 4 से मैच कर रहे हैं, बी को पहले से। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे दिसंबर 2008 में पूछा गया था, और इसमें पूछा गया है कि जो गुफा और परछाइयों का सिद्धांत है या विचार है, किससे संबंधित है। एलेगरी ऑफ, जिसको हम केव एंड शैडो, जिसको गुफा और परछाई भी कहते हैं, गुफा परछाई, इसको एलेगरी ऑफ केव भी कहते हैं, एलेगरी ऑफ केव। ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये प्लेटो का है। और इस कॉन्सेप्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे के क्वेश्चंस में भी हम इसको देखेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है इसे दिसंबर 2009 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं आपको, और यहाँ पे कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और उनके कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि प्लेटो की अगर हम बात करें, प्लेटो ने जो है फिलोसफर किंग के आइडिया को डिस्कस किया अपनी बुक रिपब्लिक में, राइट। रॉल्स की बात करें, रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस एज फेयरनेस, जिसको वो
निष्पक्षता के तौर पे कहते हैं, न्याय निष्पक्षता के रूप में 1971 में जो है जॉन रॉल्स की जो बुक पब्लिश हुई थी, ए थियरी ऑफ जस्टिस, जिसको शॉर्ट में एटीजे भी कहते हैं। इसी बुक में जो है उन्होंने न्याय को निष्पक्षता के तौर पे जो है डिफाइन किया। और हम जानते हैं कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है ये किससे रिलेटेड है, ये बेंथम से रिलेटेड है। बेंथम की एक बुक है जो 1789 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1789 में। उस बुक का क्या टाइटल था? एन इंट्रोडक्शन, आप यहाँ देख सकते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द लेजिस्लेशन ऑफ मॉरल्स। आप यहाँ इस बुक में देखें, मैंने इसलिए चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप जो है मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें इस लेक्चर के अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बेंथम के बारे में मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मेरी एक सेपरेट बुक है जो आपको अमेजोन पे विद इन 1 मंथ मिल जाएगी। 1789 में जो इन्होंने बुक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये जो बुक है, ये इसी बुक में बेंथम ने अपने उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। और इनकी एक और बुक है फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो 1776 में पब्लिश हुई थी। ये जो दो डेट्स हैं 1776 और 1789, ये डेट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप देखें, ये जब बुक 1776 में पब्लिश हुई थी, एक्चुअली ये एक क्रिटिक थी, एक समालोचना थी। किसकी? विलियम ब्लैक स्टोन की जो बुक है कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। इस बुक की इसमें इन्होंने समालोचना की थी, इसमें जो उन्होंने विचार डिस्कस किए थे उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और ये दूसरी जो बुक है, और एक चीज़ यहाँ पे और जानिए आप, 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका आज़ाद हुआ था। और आप देखें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें अगर जो है, या फिर आप बात करें कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भारत अमेरिका का जो संविधान है, वो इसी ईयर में लागू हुआ था। तो आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करें कि किस पर्टिकुलर ईयर में क्या, क्योंकि आप देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन की बात करें, ए को 4th से हमने मैच कर लिया है, और बी को ए को हमने किससे मैच किया? ए को 3rd से। ए को हमने थर्ड से मैच किया है, तो ए को हमने 3rd से मैच किया और बी को हमने 4th से। यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगेन फिर वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे कुछ किताबों के नाम मेंशन किए गए हैं और आपको इन बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि आप देखें, जो प्लेटो की स्टेट्समैन है, इसको 360 बीसी में लिखा गया था। ईसा से 360 ईस्वी पूर्व लिखा, मतलब ईसा से 360 वर्ष पूर्व लिखा गया था, 360 बीसी। फ्रैगमेंट और गवर्नमेंट की बात करें बेंथम की, भी आपने देखा कि इस बुक को 1776 में जो है लिखा गया था। आर्ट ऑफ वार जो है मैकियावली की जो बुक है, इसको 1520 में लिखा गया था। आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि मैकियावली ने जो बुक्स लिखी हैं उनको मैंने आपके लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैकियावली ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। और आप देखें मैकियावली की जो बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है द प्रिंस, इसको 1513 में उन्होंने लिखा था और ये 1532 में पब्लिश हुई थी। और आर्ट ऑफ वार ये 1520 में पब्लिश हुई थी। तो ये जो बुक्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सारी बुक्स जितनी यहाँ पे मेंशन की गई हैं, सबसे यूजीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इवन द गोल्डन एज से भी क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी एग्जाम में, बल्कि जबकि ये फिक्शन वाले वर्क हैं। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, अगर हम बात करें यहाँ पे देखें, यहाँ मैं कुछ नई चीज़ें आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये जो बुक है इमाइल, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग एमिली पढ़ते हैं। ये 1762 में लिखी गई थी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है रूसो की, ये भी सेम डेट में लिखी गई थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप देखें, चाहे तो इस बुक में भी देख सकते हैं। चीज़ों को मैंने इसीलिए रखा है आपके सामने ताकि आप चीज़ों को मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकें। जीन जैक्स रूसो ने जो बुक लिखी है, आप देखें ईमाइल और जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ईमाइल ये जो बुक है जिसमें हम देखते हैं कि जीन जैक्स रूसो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बात करते हैं वो। और रिपब्लिक को कहते हैं कि जो रिपब्लिक है प्लेटो की, वो शिक्षा पे लिखा गया फाइनेस्ट ट्रीटीज है, मतलब शिक्षा पे लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसी बुक में वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों की डेट ईयर ऑफ पब्लिकेशन सेम है,
ये अप्रैल के आसपास में लिखी गई थी बुक, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, और ये आई थिंक जुलाई के आसपास, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले एमिली का पब्लिकेशन हुआ, फिर बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसे पूछा गया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, अगर इस क्वेश्चन की पहले हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले द स्टेट्समैन को हम रखेंगे, मतलब पहला पहले सबसे पहले, उसके बाद फिर आप देखें आर्ट ऑफ वॉर मैकियावली, फिर सेकंड फ्रैगमेंट, और फिर अगर इसकी हम बात करें जो है रूसो की जो बुक है, और लास्ट में थर्ड वाला फ्रैगमेंट और गवर्नमेंट। 360 बीसी, 1520, 1762 और 1776, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और लिस्ट वन में, और यहाँ पे कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। हिंदी में भी सेम क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर अब बात करें हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के बारे में, इसको हम क्या कहते हैं, मूल्यपरक राजनीतिक सिद्धांत। नॉर्मेटिव का मतलब क्या, मूल्यपरक सिद्धांत। एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत जहाँ पे हम मूल्यों की बात करते हैं। तो फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी कौन है, मूल्यपरक राजनीतिक सिद्धांत का पिता कौन है, प्लेटो। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम जानते हैं, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल हम जानते हैं। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्षवाद। और अगस्त काम्टे जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो है प्रत्यक्षवाद के आइडिया को जो है प्रपोज किया था। और हम जानते हैं कि मैकियावली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के तौर पे हम जानते हैं, फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, प्रथम आधुनिक विचारक। ओके, तो इस तरीके से अगर इस ऑप्शन में देखें, इस क्वेश्चन में देखें, तो यहाँ पे जो ऑप्शन की अगर हम बात करें, हमने ए को किससे मैच किया है, ए को मैच किया हमने सेकेंड से, ए को हमने मैच किया है सेकेंड से, और बी को किससे किया है, पहले से। यहाँ ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये एग्जाम जो क्वेश्चन है, देखें आप, यहाँ पे सत्यवीर की कथा के बारे में बात की जा रही है, गांधी के बारे में। इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था गुजराती में, सत्यवीर की कथा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, सत्यवीर की कथा के बारे में। गांधी जो है प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी से बहुत ही इंस्पायर थे, और गांधी ने 1908 में जब अफ्रीका में भारतीयों के साथ, जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा था, तो उस वक्त गांधी ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और गांधी काफ़ी इंस्पायर थे, काफ़ी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था प्लेटो की बुक का। और ये यहाँ पे आप देखें ऑप्शन में लिखा गया डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो ने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो डायलेक्टिकल फॉर्म में डायलॉग्स ही हैं। और यहाँ डायलॉग्स ऑफ प्लेटो का मतलब क्या, यहाँ पे डायलॉग्स ऑफ प्लेटो का मतलब एपोलॉजी। प्लेटो की जो बुक एपोलॉजी है, ये 399 बीसी में लिखी गई, 399 बीसी में लिखी गई है, बिफोर क्राइस्ट। और इस बुक में प्लेटो के ऊपर जो जो चार्जेस लगाए गए थे, जो उसका एग्जीक्यूशन हुआ था, उसको सजाए मौत दी गई थी, इसका प्याला हेमलॉक दिया गया था, वो सारी घटना को इन्होंने अपनी इस बुक में रिकॉर्ड किया। और इसी बुक को जो है द स्टोरी ऑफ ए ट्रू सोल्जर, सत्यवीर की कथा के नाम से गांधी ने ट्रांसलेट किया था। ओके गाइज, तो यहाँ पे डायलॉग्स ऑफ प्लेटो का मतलब एपोलॉजी है। वैसे सारी बुक्स जो है लिखी गई है संवाद शैली में। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको पूछा गया था जून 2012 में पूछा गया था, पेपर थर्ड में। और यहाँ देखें, अगर जस्टिस की बात करें, देखिए जस्टिस की अगर हम बात करें तो जस्टिस के कई डायमेंशन हो सकते हैं, उसके कई रूप हो सकते हैं, और उसके कई आयाम हो सकते हैं। जैसे जस्टिस की अगर हम बात करें तो जस्टिस के कई कौन से आयाम हो सकते हैं, लीगल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, मॉरल हो सकता है। तो ये कई आयाम हो सकते हैं, कई डायमेंशन हो सकते हैं जस्टिस के, कि एक थिंकर जस्टिस को कैसे देखता है। और प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, जिसका टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, इस बुक में जो है प्लेटो जस्टिस को मॉरलिटी के तौर पे देखते हैं। कैसे, नैतिकता के तौर पे,
या फिर हम कह सकते हैं ड्यूटी के तौर पे। आप अगर उनकी जस्टिस की डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, जो उसके अंदर, उसकी आत्मा के अंदर जो तत्व, जो एलिमेंट डोमिनेंट है, उसी के अकॉर्डिंग काम करे, जैसा उसका नेचर है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करे, और साथ ही साथ दूसरों के काम में कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरवेंशन ना करें। और उसके लिए प्लेटो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ग्रीक वर्ड डिकायोजिन। तो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, वो लीगल नहीं है, बल्कि क्या है, ये मॉरल है अपने आप में। और आप देखें, जब प्लेटो अपनी थियरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं, न्याय के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि उस समय में जितनी भी न्याय की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती थी, या न्याय के जितने आयाम थे, या आप देखिए जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, वो समाज शैली में लिखी गई है। और जब प्लेटो अपने थियरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि एक कमरे में जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे सोक्रेटिस, सिफालस, पोलीमार्कस, एडिमेंटस, ग्लाउकन, ये सारे थिंकर वहाँ बैठे हुए हैं, और ये अपने अपने तरीके से जो है जस्टिस को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब प्लेटो जो है क्या कर रहे हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स को एक चांस दे रहे हैं कि वो अपने अपने तरीके से जो है जस्टिस को डिफाइन करें कि जस्टिस कहते किसको हैं। तो वहाँ पे देखें कुछ थिंकर्स हैं, जैसे कि सिफालस हैं, और उनके बेटे पॉलीमार्कस हैं। सिफालस कहते हैं कि जस्टिस का मतलब ये कि आप सच बोलें, ईमानदार हों, और जो आपके ऊपर जो कर्ज है उसको अदा करें। और के जो बेटे हैं पॉलीमार्कस, वो कहते हैं गिविंग ईच मैन हिज ड्यू। मतलब क्या, कि जैसे को तैसा, गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। मतलब दोस्त के साथ दोस्ती और दुश्मन के साथ दुश्मनी, दुश्मन के साथ दुश्मनी। तो न्याय को वो इस तरीके से परिभाषित करते हैं। वहीं थ्रेसी मेकर्स हैं, जिनके जो रेडिकल अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जस्टिस क्या है, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांग पार्टी। मतलब क्या है, जो न्याय है वो क्या है, वो शक्तिशाली का इंटरेस्ट है, उसका हित है। मतलब क्या कि आमतौर पे देखें समाज में जो वर्ग, जो क्लास डोमिनेंट होती है, वो नियम कानूनों को, रूल रेगुलेशन को बनाती है, और जो कमजोर लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। एक तरफ क्या है, और फिर जो प्रैग्मेटिक थ्योरी है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसमें हम देखें कि ग्लाउकन है और एडिमेंटस। ये ग्लाउकन और एडिमेंटस क्या हैं, ये प्लेटो के भाई हैं, प्लेटो के क्या हैं, ब्रदर्स हैं ये। और ये भी अपने अपने तरीके से जस्टिस को डिफाइन करते हैं। और देखें ग्लाउकन क्या कहता है कि द लाइफ ऑफ एन अनजस्ट मैन, जो एक बेईमान आदमी है, उसकी जो जिंदगी है वो बेहतर होती है किससे, जस्ट मैन से, जो एक न्यायप्रिय आदमी है, जो न्यायवादी व्यक्ति है, उससे बेहतर होती है। क्यों, क्योंकि जो बेईमान व्यक्ति होता है, अनजस्ट व्यक्ति होता है, वो बेईमानी करके जो है दूसरे के हिस्से को हड़प लेता है, दबा लेता है, और इससे क्या होता है कि जो उसका शेयर है वो बढ़ जाता है। तो अलग अलग तरीके से जो है लोग जस्टिस को डिफाइन करते हैं। एडिमेंटस की अगर बात करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो कहते हैं कि जो अनजस्ट आदमी है, जो अन्यायी व्यक्ति है, जो अन्याय कर रहा है, वो हेल्दी बन सकता है, किसके ज़रिए से, वेल्दी बन सकता है, किसके ज़रिए से, इनजस्टिस के माध्यम से। और फिर जो बेईमानी से जो उसने जो पैसे अर्न किए हैं, जो वेल्थ प्रॉपर्टी उसने बनाई है, उसका एक हिस्सा वो क्या है कि वो डोनेट कर सकता है, रिलीजियस काम में दे सकता है। और उससे क्या होगा कि फिर वो ईश्वर की निगाह में वो बेहतर हो जाएगा। मतलब द अनजस्ट शुड नॉट फियर एनी सॉर्ट ऑफ डिवाइन जजमेंट। क्यों, क्योंकि उसने फिर क्या किया, डोनेट किया। तो प्लेटो इन सारी डिफिनीशन को, इन सारी परिभाषाओं को जो है रिजेक्ट करते हैं, और फिर बाद में वो अपने थियरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, कि हर एक इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, उसकी सोल में जो एलिमेंट डोमिनेंट है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करे, और साथ साथ दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें। तो यही यही प्लेटो के लिए डेफिनेशन है जस्टिस की। और यहाँ पे आप देखें, एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, डिकायोजिन। अब डिकायोजिन आपको हार्डली यानी किसी बुक में मिलेगा, और ये जो मैंने आपके लिए नोट्स स्पेशली डिज़ाइन किए हैं, ये नोट्स को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है। और इसको मैंने पिछले 20 साल के जो पेपर्स हैं उसका एनालिसिस करके मैंने बनाया है। तो डिकायोजिन का मतलब क्या होता है, डिकायोजिन का मतलब होता है नैतिकता। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो क्या है, अपने आप में मॉरल है, वो नैतिक है, ना कि वो लीगल है। और जैसे कि आप ये जो डिफिनेशन आप देख रहे हैं कि जो है सच बोलना, कर्ज अदा करना, ये तो सिफालस पोलीमार्कस की आप डेफिनेशन को आप देखेंगे।
और क्या है कि देखिए, जस्टिस कंसिस्ट इन कन्फर्मिटी टू द लॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन लेट डाउन बाय सॉवरेन हिज बेनिफिट एंड फोर्स। तो ये तो सिफालिस और पोलीमार्कस और एडिमेंटस की जो डिफिनेशन है ग्लाउकन की, ये अलग अलग उनकी परिभाषा है। तो यहाँ पे उसमें क्या पूछा गया कि विच ऑन द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे प्लेटो के बारे में बात हो रही है और इसमें पूछा कि प्लेटो के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो डिकायूजिंग टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया। बाकी ये जो डिफिनेशन है वो प्लेटो की नहीं बल्कि किसी और थिंकर की है, सिफालस, पोलीमारस और ग्लाउकन की। आपने अभी डिफिनेशन को देखा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब अपने न्याय सिद्धांत में जो है प्लेटो डिकायूजिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसे पूछा गया है जून 2012 में, यहाँ पे अगेन फिर देखिए प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस से जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि प्लेटोनिक जस्टिस रिप्रेजेंट ए डिस्पोजिशन टू डू द राइट थिंग। मतलब सही काम को करना, क्या कि हर इंसान का जैसा स्वभाव है, उसी जैसा उसका नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। और फिर देखिए ये तो असर्जन हो गया। रीजन की अगर बात करें, इट इज गुड टू बी अनजस्ट बट बैड टू सफर इनजस्टिस। इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखें यहाँ पे, कि प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। बिल्कुल सही बात है। प्लेटो कहता है कि हर इंसान अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करे। और यहाँ पे क्या करें कि अन्याय झेलने से अच्छा अन्याय करना है। प्लेटो इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं। ये जो डिफिनेशन है अन्याय के रिगार्डिंग, आप देखेंगे ये जो यहाँ पे परिभाषाएं आप देख रहे हैं अलग अलग थिंकर्स की, यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लाउकन कहते हैं कि जो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है, जो रेडिकल थ्योरी है जस्टिस की, ग्लाउकन कहते हैं कि द लाइफ ऑफ अनजस्ट पर्सन इज मच बेटर देन जस्ट मैन। मतलब जो एक बेईमान व्यक्ति है उसका जो जीवन है, उसकी जो जिंदगी है, वो किसी जस्ट मैन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये ग्लाउकन का स्टेटमेंट है, ना कि प्लेटो का। तो इसलिए ये जो एजर्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्लेटो की डिफिनेशन से मैच करता है और ये नहीं मैच करता है। किससे मैच करता है? ये स्टेटमेंट ग्लाउकन से मैच करता है। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगेन यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप कुछ नया सीखेंगे। नया क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है द पॉलिटिक्स शब्द लिखा हुआ है बुक का नाम। आमतौर पे आप जानते हैं कि ये जो बुक है पॉलिटिक्स को किसने लिखा है? अरिस्टोटल ने। ये तो आधी अधूरी बात है, आधी अधूरी कहानी है। लेकिन यहाँ पे देखिए नाम दिया है प्लेटो का। प्लेटो की जो बुक है स्टेट्समैन, इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? इसको लैटिन भाषा में पॉलिटिकस कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पे इस पॉलिटिक्स का मतलब स्टेट्समैन है, ना कि जो अरिस्टोटल की बुक है। और आप जानते हैं कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो बुक है उसको किसने लिखा था? जॉन रॉल्स ने लिखा था। द आइडिया ऑफ जस्टिस जो है इसको किसने लिखा था? अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन जो है वो काफ़ी प्रभावित थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से, जो 1971 में पब्लिश हुई थी। और इसी बुक के रिस्पॉन्स में उन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस लिखी थी। किसने? अमर्त्य सेन की मैं बात कर रहा हूँ। अमर्त्य सेन ने आइडिया ऑफ जस्टिस को लिखा था और इसी बुक में वो अपने कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब क्या? कि हर एक व्यक्ति को इस योग्य बनाया जा सके कि वो अपनी मैक्सिमम लिबर्टी को जो है वो और जो है सेलिब्रेट कर सके, उसको एक्सरसाइज कर सके। मतलब उसके अंदर जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं उसको विकसित करना है। न्याय का मतलब क्या है? कि मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं उसको विकसित करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर न्याय इस बात में है कि हर एक इंसान को एक कलम दे दी जाए, तो इससे तो ये नहीं होगा कि हर किसी को लिखना आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि व्यक्ति जो है साक्षर हो जाए, वो अनपढ़ ना रहे, और समाज में जो ये अनपढ़ता और जो गरीबी है इसको आपको रिमूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी क्षमता का विकास करना पड़ेगा। उसको सिर्फ पेन देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको लिखना सिखाना पड़ेगा। उसकी उस क्षमता का, उस कैपेबिलिटी का विकास करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि फ्रेडरिक हेग जो है, उन्होंने ये बुक लिखी थी द रोड टू सर्फडम। और इस बुक में उन्होंने नियो लिबरल आइडियाज़ को, जो नव उदारवादी विचार हैं, उसको डिस्कस किया था। हालांकि ये जो उनके विचार हैं
इनको बाद में पॉपुलैरिटी मिली। और उसके बाद आप देखें रॉबर्ट नॉजिक और हेक की आप बात करें, मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें, जब ये थिंकर्स आते हैं एक बार फिर से जो है नव उदारवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, तो एक बार फिर से जो हेक की जो बुक है द रोड टू सर्फडम, हाँ, सर्फडम का मतलब क्या होता है? दास्ता, दास्ता का पथ जिसको हम कह सकते हैं, फिर से वो पॉपुलर मतलब पॉपुलरिटी में आती है, एक बार फिर से चर्चा में आती है। तो ए को हमने किससे फ्रेडरिक हे को हमने किससे मैच किया? ए को हमने मैच किया द रोड टू सक्सेस, तो सबसे पहले थर्ड। फिर बी को हमने किससे मैच किया? बी को हमने मैच किया फोर्थ से। और सी को मैच किया हमने किससे? सी को मैच किया हमने सेकंड से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपने कुछ नया सीखा कि स्टेट्समैन को जो है, ये जो बुक है इसको हम पोलिटिकस भी कहते हैं। किस भाषा में? लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को दिसंबर 2012 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में हम देखें कि अभी जो मैंने आपको परिभाषाएं दिखाई थी, अलग अलग जो थिंकर्स हैं, उन्हीं की परिभाषाओं को एक बार फिर से जो है रिपीट किया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग थिंकर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखें अरस्तु, रॉल्स, थ्रेसिमेकस, प्लेटो, इनकी जो परिभाषा है उसके बारे में बात की गई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास। आप देखिए रिपब्लिक में, प्लेटो की जो बुक रिपब्लिक, उसमें वो 3 क्लास की बात करते हैं और कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है एक ही क्लास से बिलोंग, एक अलग अलग, अब जैसे गुण होंगे उसके अंदर वो उसी क्लास से बिलोंग करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ड्यूटी करेगा। मतलब एक व्यक्ति एक क्लास से बिलोंग करेगा, उसका एक ही काम होगा। मतलब जो डिफेंस में है वो डिफेंस का काम देखेगा, जिसके अंदर विवेक है वो जो है, जिसके अंदर विवेक है, विस्डम है, वो रूलिंग क्लास से बिलोंग करेगा। जिसके अंदर साहस है, करेज है, वो मिलिट्री क्लास है। जिसके अंदर एपिटाइट है वो जो है प्रोड्यूसिंग क्लास से बिलोंग करेगा, उसका काम प्रोडक्शन करना होगा। जस्टिस एज फेयरनेस, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट है। जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी, मतलब हिंदी में इसको कहें तो समानुपातिक समानता। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। और जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली का हित किसने दिया था? थ्रेसिमेकस। अभी आपको मैंने जो है इस डिफिनेशन को आपको दिखाया कि थ्रेसिमेकस डिफाइन करते हैं क्या, कि जस्टिस क्या है? इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग पार्टी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है कि जस्टिस क्या है? शक्तिशाली का हित है। तो इस तरीके से जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ए को हमने किससे मैच किया है? यहाँ तो बिल्कुल आप देखें, अगर इस क्वेश्चन को देखें हमने, जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास, वन वर्क को देखें हमने, ए को पहले से मैच कर दिया, ठीक है ना। तो ये 2 ऑप्शन बचे, बाकी 2 तो छट गए। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। फिर हमने क्या किया कि हमने जो बी है जस्टिस एज फेयरनेस, इसको हमने किससे मैच किया? हमने मैच किया जॉन रॉल से, मतलब तीसरे से। तो यहाँ पे देखिए तीसरा यहाँ पे, तो ऑप्शन जो डी है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोर देन 10 टाइम्स इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हिंदी में भी सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो परपेचुअल पीस, जो अस्थाई शांति का जो कॉन्सेप्ट है उसने दिया है कांट ने परपेचुअल नाम पीस की नाम की एक बुक भी लिखी है, जो 1795 में पब्लिश हुई थी। और इसके अलावा आप देखिए जो गोल्डन मीन का आइडिया है, वो किसका है? वो एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल की जो पॉलिटी है वो गोल्डन मीन को फॉलो करती है, जो स्वर्णिम संतुलन है या स्वर्णिम मध्य है उसको जो है वो फॉलो करती है। और आप जानते हैं जो एनोलॉजी ऑफ केव है, जो गुफा का जो सिद्धांत है, जो गुफा का दृष्टांत है, वो किसका कॉन्सेप्ट है? प्लेटो का। और फॉर्च्यून एज ओमेनी किसका कॉन्सेप्ट है? मैकियावली का। तो इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा, तो हमने ए को किससे मैच किया? आप देखें परपेचुअल पीस को हमने ए को सेकंड से हमने मैच किया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए को हमने किससे मैच किया? सी से। और बी को किससे मैच किया? हमने थर्ड से। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये करेक्ट हो जाएगा, राइट।
अगले क्वेश्चन की बात करें जिससे पूछा गया दिसंबर 2012 में, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हालांकि देखिए यहाँ पे जितने भी इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। जो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, अब वो किस विषय पे लिखी गई है, इथिक्स पे लिखी गई है या पॉलिटिक्स पे लिखी गई है, या इथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों पे, या एजुकेशन पे। तो यहाँ पे जितने भी आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, चाहे वो इथिक्स की बात करें या फिर पॉलिटिक्स की बात करें या एजुकेशन की, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना कि एग्जाम में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको आपको चुनना है। तो इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, और ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आपने जॉर्ज सेबाइन की एक बुक है, आपने शायद उसका नाम सुना होगा या पढ़ा होगा, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इसी बुक में वो डिफाइन करते हैं, इसी बुक में वो बात करते हैं। और यहाँ पे आप नोट्स में मैं आपको दिखाता हूँ एकदम क्लियरली, जो जो उसमें कोट है, जो बातें लिखी हैं जॉर्ज सेबाइन ने, उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। इससे एक आपको आइडिया होगा कि इस कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने कितना इसमें एफर्ट डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेंस रिपब्लिक इज नॉट ए ट्रीटीज ऑफ एनी सॉर्ट नॉर डज इट बिलोंग टू पॉलिटिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, दो इट इंक्लूड्स ऑल दीज। मतलब जो ये प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, ये किसी एक विषय से, किसी एक भी विषय से संबंधित नहीं, किसी एक से बिलोंग नहीं करती है, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की, बल्कि क्या कि इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। फॉर आर्ट एंड एजुकेशन एंड फिलोसफी नॉट एक्सक्लूडेड, और नॉट मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो जो बाकी हो। इसमें एजुकेशन है, इसमें आर्ट है, इसमें फिलोसफी है, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें इकोनॉमिक्स है, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं। और आप देखें ये जो, अगर बात करें प्लेटो की जो बुक रिपब्लिक की, अगर हम बात करें प्लेटो की रिपब्लिक का, अगर हम बात करें कि ये बुक कब पब्लिश हुई थी, तो हम जानते हैं कि जो प्लेटो की रिपब्लिक है ये 380 बीसी में पब्लिश हुई थी, 3 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और ये जो समय है उस वक्त सब्जेक्ट का उतना क्लासिफिकेशन नहीं था, वर्गीकरण नहीं था कि मतलब ये जो पहले साइंस आर्ट सारी चीज़ें मिक्स थी, वो फिलॉसफी का हिस्सा थी। आप इथिक्स को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को, साइकोलॉजी को, एजुकेशन को, सारी चीज़ों को फिलॉसफी में ही डिस्कस करते हैं। बाद में ये सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन हुआ कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ये आर्ट का है, एजुकेशन का, ये फिलॉसफी का है, ये मैथ है, ये साइंस है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है। ये तो क्लासिफिकेशन बाद में हुआ। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी है। और ये किसका कोटेशन है, ये किसका कोट है, जॉर्ज सेबाइन का। तो इसीलिए मैं सब्जेक्ट मैटर की डेप्थ में जाके चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल को सपोज ये स्टेटमेंट आ गया, इसकी जहाँ पे मतलब ये जो बातें लिखी गई हैं ये ना आया, बल्कि इस कोट को एग्जामिनर ने यहाँ से उठा के पूछ दिया आपसे कि हेंस रिपब्लिक इज नॉट ट्रीटीज ऑफ एनी शॉर्ट नॉट डज बिलोंग टू पॉलिटिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये किसका स्टेटमेंट है, जॉर्ज सेबाइन का। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है इससे पूछा गया दिसंबर 2012 में। इस क्वेश्चन में अगेन जो है पूछा गया है, यहाँ पे दो थिंकर्स के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है, अरिस्टोटल और प्लेटो की जो थियरीज हैं। खासतौर पे जब वो स्टेट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उसके डिक्लाइन या डिजेनरेशन की बात करते हैं, डिक्लाइन या डिजेनरेशन की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि आइडियल स्टेट का जब पतन होता है वो किस में होता है, डेमोक्रेसी में होता है। मोनार्की, इसमें राजा है, जनता के लिए हित काम करता है, लेकिन वही राजा जब जो है जनता के लिए हित ना करके, जनता के लिए ना बल्कि अपने फायदे के लिए काम करता है, तो वो टायरानी में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलिटी जो है वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होती है। और एरिस्टोक्रेसी क्या है कि ये ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक को मिक्स से देखिए, यहाँ से मैच करिए, नीचे से देखिए, डी को 4 से हमने मैच किया। डी को 4 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगेन यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे जून का पूरा 2013 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्लेटो ने जो 4 गुण बताए हैं, 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्च्यूज, जो 4 तरीके के वो गुण की बात करते हैं, वर्चूज की बात करते हैं, उसका सीक्वेंस आप देखिए। प्लेटो अपने आइडियल स्टेट में जानते हैं, जिसकी जब ह्यूमन सोल के बारे में बात करते हैं
तो कितने 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? वहाँ पे विजडम है, इसको आप रीज़न भी कह सकते हो, तर्क या ज्ञान कह सकते हो। दूसरा साहस है, और तीसरा जो है आपका टेम्परेंस है या एपिटाइट टाइप कहिए, दोनों एक ही बात है। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये तीन एलिमेंट्स 3 अलग-अलग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ जो है रूलिंग क्लास है, फिलोसोफर किंग है, दूसरी तरफ मिलिट्री क्लास है, और तीसरी तरफ जो है जो उत्पादक वर्ग है, जो जो प्रोड्यूसिंग क्लास है वो है। तो 3 अलग-अलग गुण हैं, 3 अलग-अलग क्लासेस हैं। तो इन तीनों के बीच में संतुलन, जो बैलेंस कौन बनाता है? ये जस्टिस एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों के बीच में संतुलन को, एक बैलेंस क्रिएट करता है इन तीनों के बीच में। और अगर हम बात करें, सबसे पहले विजडम मतलब फोर्थ, उसके बाद फिर करेज यानी सेकेंड, फिर उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेंस यानी तीसरा, और लास्ट में पहला। यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया था राजस्थान में, जो पेपर हुआ था, आरपीएससी का पेपर हुआ था। आरपीएससी के पेपर में एक क्वेश्चन था कि किस थिंकर ने प्लेटो के थियरी ऑफ जस्टिस को आर्किटेक्टोनिक थियरी थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा है। एम बी फोस्टर एक थिंकर हैं जिनका नाम है एम बी फोस्टर। ऐसे एक आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट क्या करता है कि घरों की डिज़ाइन बनाता है। वो बताता है कि घर के कमरे का साइज़ कैसा होगा, उसमें विंडो कितनी बड़ी लगेगी, दरवाज़ा कितना लगेगा, वेंटिलेशन का सिस्टम कैसे होगा, एयर किधर से आएगी, ये सारी चीज़ें वो तय करता है। तो जब एक आर्किटेक्ट का काम क्या होता है कि इन सारी चीज़ों का जो रेशियो है उसको बैठाना, कि कोई चीज़ आगे पीछे ना हो। अब कोई घर है उसमें दरवाज़ा छोटा हो जाए और विंडो बड़ी हो जाए, या विंडो बहुत बड़ी हो जाए दरवाज़ा छोटा हो जाए, तो इन सारे चीज़ के बीच में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? आर्किटेक्ट। ठीक इसी तरीके से प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो 3 तत्व हैं, विजडम, करेज, टेम्परेंस, इसके बीच में जो संतुलन बनाने का काम कौन करता है? जस्टिस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अब देखिए क्वेश्चन अभी आ गया ना, अभी मैं बात करता इस क्वेश्चन के बारे में। प्लेटो की जितनी भी बुक्स हैं वो संवाद शैली में लिखी गई हैं, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखें हिंदी में भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? प्रधान पात्र नहीं, इस नोट पे आपको फोकस करना है, जरा सा देखिए यहाँ पे। तो प्लेटो की रिपब्लिक में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला सॉक्रेट्स, जिसको सुकरात कहते हैं आप। दूसरा सिफालस है, सिफालस। दूसरा कौन सा है? पॉलीमार्कस, प्लेटो के भाई ग्लाउकन, और एडिमेंटस। ये हमने जो आपके लिए नोट्स बनाए, यहाँ तो नीचे क्लियरली चीज़ें मेंशन हैं। हमने यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो हमारा नोट हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आप चाहें तो इनको नोट्स को भी जो है परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और इसमें मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि जितने भी पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मैंने उनको यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से पात्र हैं। आप देखें यहाँ पे रिपब्लिक में 10 चैप्टर्स हैं, डायलेक्टिकल मेथड में लिखी गई है। सोक्रेटिस, सिफालस और उनके बेटे पॉलीमार्कस, थ्रेसिमिकस, ग्लाउकन, एडिमेंटस, ये दोनों जो हैं, ग्लाउकन, एडिमेंटस, ये प्लेटो के भाई हैं, ब्रदर हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, प्रोटागोरस और जॉर्जियस, ये क्या थे? प्रोटागोरस कौन था? एक सोफिस्ट था। क्या था? सोफिस्ट था ये। और जो गॉर्जियस है, और प्लेटो ने कुछ किताबें लिखी हैं, प्रोटागोरस और जॉर्जियस नाम की 2 किताबें लिखी हैं। ये सुकरात के पूर्व के जो है दार्शनिक थे, सोफिस्ट थे। मतलब सुकरात के पैदा होने से ठीक कि काफ़ी पहले जो है ये पैदा हुए थे, और इन्होंने अपनी फिलॉसफी में के बारे में बात की थी। और अगेन आप देखिए दिसंबर 2013 का ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रीअपीयरेंस ऑफ प्लेटो इज फाउंड इन द, मतलब प्लेटो ने जो यूटोपियन कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, सही मायने में जो उनके यूटोपियन आदर्शवादी जो विचार हैं,
उसका रिफ्लेक्शन या कह सकते हैं उसका प्रभाव बात की कौन कौन सी किताबों पे दिखता है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप बात करें, थॉमस मोर की बुक है यूटोपिया और कैंपानेला की बुक है सिटी ऑफ सन। थॉमस मोर की बुक यूटोपिया जो 1516 में पब्लिश हुई थी, कैंपानेला से की जो बुक है द सिटी ऑफ सन 1602 में पब्लिश हुई थी, और न्यू एटलांटिस जो 1627 में पब्लिश हुई थी। इन बुक्स में भी काल्पनिक विचारों को, यूटोपियन आइडियाज को डिस्कस किया गया है, और ये जो बुक हैं वो प्लेटो की फिलॉसफी से, उनके राजनीतिक दर्शन से इंस्पायर हैं। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पूछा गया कि प्लेटो एप्रोप्रिएटेड द आइडियाज ऑफ, प्लेटो ने किनके किनके विचारों को सम्मिलित किया अपने दर्शन में, अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में, किसको किसको सम्मिलित किया। हिंदी में भी आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन। आप यहाँ देख रहे हैं ना, हेराक्लिटस। अब सुनिए यहाँ पे, प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, ठीक है ना, प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडिया है या थ्योरी ऑफ जो फॉर्म जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ आइडिया, ये थ्योरी ऑफ आइडिया किससे इंस्पायर है? परमेनिडीज से और हिराक्लिटस से। दिख रहे हैं ना, परमेनिडीज और हिराक्लिटस, इनसे थ्योरी ऑफ आइडिया जो विचारों का उनका सिद्धांत है वो उनसे इंस्पायर है। और सुकरात को तो आप जानते ही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है इसमें करेक्ट हो जाएगा, और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ बात हो रही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लेटो के लिए, फॉर प्लेटो नॉलेज इज नाइदर परसेप्शन और ओपिनियन। प्लेटो के लिए जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ना तो परसेप्शन है ना ही ओपिनियन, ना तो मत है ना राय है। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, राइट ओपिनियन इज नॉलेज। जबकि प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो कहते हैं कि वर्चू क्या है, वर्चू को जो गुण है, सद्गुण है, उसको वो जो है डिफाइन करते हैं नॉलेज के तौर पे, वर्चू इज नॉलेज। इनका बहुत ही फेमस डिक्टम है। और अगर बात करें, ये जो कॉन्सेप्ट है प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया और ओपिनियन, नॉलेज और ओपिनियन के बीच में वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्चुअली तीन कॉन्सेप्ट हैं, एक दो नहीं बल्कि तीन कॉन्सेप्ट हैं। पहला ये कि प्लेटो जब वो डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके बीच में, नॉलेज और ओपिनियन के बीच में क्या फ़र्क है, ज्ञान और राय के बीच में क्या फ़र्क है, तो प्लेटो कहते हैं कि जो वर्चू है, मतलब नॉलेज को एक वर्चू के तौर पे मानते हैं, सद्गुण के रूप में। कैसा सद्गुण, कैसा वर्चू, जो हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सिखाता हो। और वो कहते हैं कि जो ओपिनियन है, जो राय है, वो अलग होती है, नॉलेज अलग होता है और ओपिनियन अलग होता है। ओपिनियन जो है, जो परसेप्शन है, वो बदलता रहता है, जबकि जो वर्चूज़ है वो परमानेंट होते हैं। जो आइडियाज़ होते हैं, जो विचार होते हैं, परमानेंट होते हैं, और आइडियाज़ ही, विचार ही इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। और राइट ओपिनियन इज नॉलेज, ये तो गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन यहाँ पे आप देखें सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये सही है। प्लेटो के लिए प्लेटो नॉलेज को कैसे देखते हैं, वर्चू के तौर पे देखते हैं, सद्गुण के तौर पे देखते हैं, राइट। और उनके लिए ओपिनियन और नॉलेज एक जैसी चीज़ें नहीं है। प्लेटो के लिए नॉलेज का मतलब वर्चू, ओपिनियन क्या है, ये तो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर आर जनरली रिगार्डेड फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच। जो दार्शनिक उपागम है, फिलोसफिकल अप्रोच है, उसके संस्थापक कौन हैं? तो हम जानते हैं कि प्लेटो और अरिस्टोटल आमतौर पे जो है दार्शनिक जो उपागम है उसके संस्थापक है कौन? प्लेटो और अरिस्टोटल। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी। आइए हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको कि थोड़ा सा और इसको देखिए। प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच। जो प्लेटो और एरिस्टोटल हैं वो फिलोसफिकल अप्रोच के फाउंडर हैं। और अर्नेस्ट बार्कर, प्रोफेसर बार्कर की अगर हम बात करें, उन्होंने क्या कहा है कि जो पॉलिटिकल थॉट है, जो राजनीतिक चिंतन है, उसकी शुरुआत किससे होती है? ग्रीक से होती है, जो यूनान के लोग हैं उससे शुरुआत होती है। इट्स ओरिजिन कनेक्टेड विद द काम एंड क्लियर रैशनलिज्म ऑफ ग्रीक माइंड। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, जो पॉलिटिकल थॉट है, उसकी शुरुआत किससे होती है? ग्रीक्स लोग। जो कौन है? ग्रीक कौन है? प्लेटो और अरिस्टोटल। ठीक है।
और इस नोट्स को आप देखेंगे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, इसको शुरुआत में देखेंगे तो प्लेटो के लिए मैंने एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल किया है कई किताबों को स्टडी करने के बाद, कि प्लेटो को फादर ऑफ फिलोसफिकल आइडियलिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ फिलोसफिकल, जो दार्शनिक, इसको हम कह सकते हैं दार्शनिक आदर्शवाद की अगर बात करें, हम दार्शनिक आदर्शवाद के संस्थापक के तौर पर जानते हैं, फिलोसफिकल आइडियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लेटो डेवलप्ड हिज थियरी ऑफ नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एक्सप्लेनिंग द एक्चुअल वर्ल्ड। तो इसमें बुक है टेमियोस। आप यहाँ सेम क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं कि प्लेटो ने जो है अनंत वास्तविकता अल्टीमेट रियलिटी की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया, किसमें? टीमियोस में। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टीमियोस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे फिर देखें जो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखें एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके लिए रीज़न दिया गया है कि प्लेटो के लिए क्या है कि डाइवर्सिटी ऑफ वेल्थ, जो धन की विविधता है, इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। क्या है? असंगत है विथ गुड गवर्नमेंट। मतलब प्लेटो कहना, प्लेटो जब फिलोसफर किंग की ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये फिलोसफर किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो धन का जो वितरण हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो असमान ना हो। अगर समाज में असमानता होगी, कोई बहुत अधिक गरीब होगा, बहुत, और कोई बहुत ही धनी होगा, तो इससे क्या होगा कि समाज में अपराध बढ़ेंगे। तो फिलोसफर किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को मॉनिटर करे कि जो धन का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अप्रोप्रिएट तरीके से हो, ताकि समाज में स्थिरता आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। और यहाँ पे आप देखें, he has no way to abolish evil except by abolishing itself for soldiers and rulers। क्योंकि देखिए प्लेटो के दर्शन में जो गार्जियन क्लास है, गार्जियन क्लास है, उसमें कौन है? उसमें सैनिक शामिल हैं और रूलर शामिल हैं, ठीक है। तो ये पथभ्रष्ट ना हो, इनके लिए उन्होंने क्या, प्लेटो ने क्या व्यवस्था की कि ये जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं और जो शासक हैं, इनके पास में ना तो इनके पास में ना वेल्थ होगा, और ये वो फैमिली को भी जो है अवॉइड करते कि इनके पास फैमिली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास फैमिली होगी या प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो फिर जो है ये बेईमानी पे उतर आएंगे। ऑलराइट गाइस, और बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में जो है, जो ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि नॉकट्यूर्नल काउंसिल के बारे में मैंने आपसे बात की। तो नॉकट्यूर्नल काउंसिल, इसको हिंदी में नैश परिषद कहते हैं, उसको लॉज में जो है डिस्कस किया है किसने? प्लेटो ने अपनी बुक लॉज में नॉकट्यूर्नल काउंसिल के बारे में, नैश परिषद के बारे में डिस्कस किया है। ये जो श्रेष्ठ परिषद है या नैश परिषद है, उसका उल्लेख किया किसमें? अपनी बुक द लॉज में। जैसे कि आप देखें रिपब्लिक में जो है वो स्टेट को कौन गवर्न कर रहा है, कौन रन कर रहा है? फिलोसफर किंग। और लॉज में ये जो नॉकट्यूर्नल काउंसिल है, ये दार्शनिक राजा को रिप्लेस करेगी। और ये कैसी काउंसिल है? यहाँ पे क्या है कि उस सोसाइटी के, कह सकते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ओल्डेस्ट पर्सन हैं, 10 ओल्डेस्ट पर्सन हैं, उससे मिलकर के ये काउंसिल बनी है। और इस काउंसिल का काम ये है कि रात में वो लोगों की बिहेवियर को मॉनिटर करे, उसको देखे और ये देखे कहीं लोगों का नैतिक पतन तो नहीं हो रहा है, मॉरल डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उनके मॉरल बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व करे और उसको सुधार करे। अगला जो क्वेश्चन इसे दिसंबर 2012 में पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया कि प्लेटोस कम्युनिज्म, जो प्लेटो का साम्यवाद है, कौन सा? फैमिली का और प्राइवेट प्रॉपर्टी का। मतलब प्लेटो का जो साम्यवाद है, किसका? परिवार का और संपत्ति का। उसको कहाँ से लिया गया है? उसको लिया गया है स्पार्टा से। इन स्पार्टा से देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं, जो मिलिट्री एजुकेशन है, जो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी है, और ये जो साम्यवाद है, इसको कहाँ से लिया गया है? स्पार्टा से। तो सिर्फ साम्यवाद को ही नहीं लिया गया बल्कि जेंडर इक्वालिटी को। आप देखें कि प्लेटो के आइडियल स्टेट में शासक कोई भी बन सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों बन सकते हैं। सैनिक कोई भी बन सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और मिलिट्री एजुकेशन जो है सबके लिए है।
ख़ास तौर पे जो गार्जियन क्लास में जो लोग इंक्लूड हैं, जो गार्जियन क्लास में हैं, उनके लिए। और फिर अगेन देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप देखें फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर आप जानते हैं कौन है, मैकियावली हैं। और प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविस्ट स्कूल, जिसको प्रत्यक्षवाद कहते हैं हम हिंदी में, प्रत्यक्षवाद, ये किससे? अगस्त काम से। तो ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इंडक्टिव मेथड को आप जानते ही हैं, अरिस्टोटल ने किया था। और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? इंडक्टिव मेथड का जो उद्देश्य है वो क्या है? इंडक्टिव मेथड का उद्देश्य है नए सिद्धांत को, न्यू थ्योरीज को डेवलप करना। और डिडक्टिव मेथड का पर्पज़ है, उद्देश्य है, एम है, क्या है कि जो थ्योरी पहले से मौजूद हैं, जो थ्योरी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो मौजूद हैं, उसको टेस्ट करना कि वो सही है या गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडिया से है, जो उनका विचारों का सिद्धांत है। आप 2016-17 के बाद से आप देखेंगे, 2016-17 के बाद से देखेंगे तो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, जो विचारों का उनका सिद्धांत है, वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, विचारों का जो सिद्धांत है। ठीक है, तो आइडियाज आर सब्सटेंस, आइडिया जो है सार तत्व हैं। जैसा कि आप यहाँ हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइडिया क्या है? सार तत्व हैं। एक मिनट। विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, विचारों के प्रति, विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं, विचार सार्वभौमिक होते हैं। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट इसमें कहना क्या चाहते हैं। प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडिया, जब आप उसको पढ़ेंगे तो प्लेटो उसमें कहते हैं कि जो ये विचार हैं, ठीक है ना, ये सब्सटेंस है, सार हैं, और ये सभी वस्तुओं का एसेंस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास में जो भी वस्तुएं हमें दिखती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई आइडिया काम कर रहा होता है। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये है कि जो विचार हैं वो शाश्वत हैं, ये पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को गवर्न करते हैं, चलाते हैं। और हमारे आसपास जो वस्तुएं हमें दिखती हैं, वो हमारे, जब हम अपने विचारों को मूर्त रूप में लाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तभी कोई वस्तु अपने अस्तित्व में आती है। और आइडियाज़ क्या हैं? यूनिवर्सल हैं। और ये जो स्टेटमेंट है कि आइडियाज़ आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ होता है आइडिया होता है, और दूसरी तरफ जो है मैटर होता है। एक तरफ आइडिया है और दूसरी तरफ जो मैटर है। तो प्लेटो आइडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मैटर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे आसपास में जो चीज़ें हमें दिखती हैं, वो विचारों का मूर्त रूप है। मतलब यहाँ तो उल्टा ठीक बात कही गई कि आइडियाज़ आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेटो की अगर आप देखेंगे, जो उनके विचारों का सिद्धांत है, और उनके विचारों के सिद्धांत की अगर आप बात करें, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को आपको दिखाना चाहूँगा ताकि चीज़ें आपको और क्लियर, एकदम एज क्लियर एज वाटर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दें कि प्लेटो का जो आइडिया है, हाँ, विचारों का जो सिद्धांत है, उसका निचोड़ क्या है। देखिए उसका ये क्रक्स क्या है। आप प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को पढ़ेंगे तो इस पे तो हमको अभी, हम उसके कंक्लूजन की बात करते हैं। तो आइडिया क्या है? एसेंस, इस ब्रह्मांड का जो है, इस यूनिवर्स का एसेंस है। और हमारे आसपास जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो क्या हैं? वो विचारों की अभिव्यक्ति हैं, उनका रिफ्लेक्शन है। और मैटर क्या है? परमानेंट नहीं है, उसका जो है चेंज होता रहता है। जिसकी फॉर एग्जांपल हम पानी की बात कर लें, पानी का जो कंपोजिशन है वो H2O है, लेकिन ये H2O कभी लिक्विड फॉर्म में है, कभी गैस के फॉर्म में, कभी सॉलिड फॉर्म में है, बर्फ आइस के फॉर्म में। तो विचार जो है बदलते रहते हैं। विचार जो है, सॉरी, जो मैटर है, जो पदार्थ है, जो उसका आकार है, वो चेंज होता रहता है, वो परमानेंट नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, ठीक है ना। और ऑल मैटर अराउंड अस, जो हमारे पास आसपास में जो चीज़ें हमें दिखती हैं, इस इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ आइडिया, विचारों का क्या है? इम्परफेक्ट कॉपीज हैं। मतलब एक होता है कंप्लीट, मुकम्मल, और एक होता है इम्परफेक्ट, जिसको नामुकम्मल हम कहते हैं, उसके कॉपीज हैं। और यहाँ पे देखिए जो सबसे डिफाइनिंग लाइन है, फॉर प्लेटो रियलिटी इज नथिंग
बट शैडो ऑफ आइडियाज। जो वास्तविकता है क्या है, वो विचारों का प्रतिबिंब है, शैडो ऑफ आइडियाज। और इस स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो आपको ठीक रिवर्स दिखेगा कि आइडियाज आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए बी और डी, ए बी एंड डी अगर आप देखेंगे, ए बी एंड डी, सब्सटेंस, एसेंस एंड यूनिवर्सल, ए बी एंड डी की अगर बात करें यहाँ पे, ए बी, इसको एक मिनट इस ऑप्शन में जरा देखते हैं, मेरे ख्याल से कुछ टाइपिंग एरर है। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पे सही हो रही है, लेकिन जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सी जहाँ जहाँ, देखिए ये सी चूंकि इनकरेक्ट है, और ए और बी, बी एंड, देखिए बी एंड डी को हम एक साथ, एक मिनट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एरर हो रही है। विचारों के बारे में, विचार तत्व होते हैं, आइडियाज आर सब्सटेंस, आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग, आइडियाज आर यूनिवर्सल। तो इसमें से ए एंड बी की अगर हम बात करें, ए एंड बी, ए एंड बी भी करेक्ट है। और यहाँ पे ऑप्शन हमको सेकंड चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें आप, ए एंड बी, बी एंड डी, यहाँ पे तो एक मिनट, सी ओनली तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के नेचर को समझिए। यहाँ पे नॉट को देखिए, यही जो नॉट है, देखिए अभी हर इंसान उससे एरर हो सकती है। पहले क्वेश्चन के नेचर को समझना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है, कि यहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है। इसमें पूछा गया क्या नहीं सही है, विच फॉर प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शन सी ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन सी कहाँ पे है? ऑप्शन सी की अगर बात करें, ये जो ऑप्शन, ये देखिए जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही अभी देखिए, जैसे कि हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझ में प्रॉब्लम हो गई, तो इंसान है, ह्यूमन एरर होती है, वो क्वेश्चन को पढ़ता है, कॉन्सेप्ट को पढ़ता है, और अक्सर लोग जो है ये जो नॉट वाला कॉन्सेप्ट ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या स्किप कर जाते हैं या माइंड से उतर जाता है, तो फिर वो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। और हो भी जाता है, एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हॉल में आप देखेंगे जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जुलाई 2018 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ आइडियाज, जो प्लेटो का विचारों का सिद्धांत है, इस बेस्ड अपॉन थ्योरी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। फॉर हिम नॉलेज इज परसेप्शन, नहीं, बिल्कुल ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी, प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडिया। अब देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी ऑफ आइडिया से पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो है पार्मेनिडीज और हेराक्लिटस के आइडियाज जो है, जो थ्योरी ऑफ आइडिया किसे इन्फ्लुएंस्ड है, पार्मेनिडीज से और हेराक्लिटस से इन्फ्लुएंस है। और इसकी हम बात करें तो हेराक्लिटस, और आप देखें सुकरात से तो है ही। और यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, इलियाटिक्स। ये इलियाटिक्स क्या है? इलियाटिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इलियाटिक्स क्या चीज़ है? इलियाटिक्स जो है एक स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे प्लेटो की अगर हम बात करें, प्लेटो से पहले भी और भी विचारक हुए थे, जैसे कि परमेनिडीज, हीराक्लिटस और पाइथागोरस, बहुत से सारे थिंकर्स हुए थे। और प्लेटो ने क्या किया था कि हीराक्लिटस के आइडिया को, और इलियाटिक्स में दो थिंकर्स हैं, जीनो और परमेनिडीज, इनके भी आइडियाज़ को जो है, इलियाटिक्स क्या है कि स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। अरस्तु से पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ थिंकर्स हुए हैं, और एक एकेडमी इसकी ये थी परमेनिडीज और जीनो के जरिए से। आप इस नोट्स में देखेंगे हमारे, तो वहाँ चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर दिखेंगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस इलियाटिक्स के बारे में जानें, ताकि कल को जब आप जो है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं या इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी एक्सप्लेन करना पड़ जाए आपको, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। लाइन पे रहिएगा, वैसे भी ये तो रिकॉर्डेड सेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप इलियाटिक्स को समझें, इलियाटिक्स को जानें कि इलियाटिक्स क्या चीज़ है। आपको हार्डली यू कैन फाइंड दिस कॉन्सेप्ट इन एनी बुक।
इलियाटिक्स के बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उस पर काफ़ी रिसर्च भी की थी मैंने। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करते हैं, चीज़ों को आसानी से सर्च करते हैं, ताकि आप जो है देखिए इलियाटिक्स क्या है। इलियाटिक क्या एक स्कूल है, कहाँ पे? इलियाटिक्स स्कूल इज took its name from Ilia, a Greek city of Lower Italy, the home of its chief exponent Parmenides and Zeno. The school, the work of the school was influential upon Platonic metaphysics. थोड़ा सा और देखें, इलियाटिक वॉज ए प्री सोक्रेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, मतलब सुकरात से भी पहले। प्री सोक्रेटिक का मतलब क्या, कि सुकरात से भी पहले क्या था? स्कूल ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र का एक स्कूल था, जिसको किसने स्टैब्लिश किया था? परमेनिडीज ने स्टैब्लिश किया था। कब किया था? 5th सेंचुरी में। तो अब अगर कोई पूछेगा आपसे कि इलियाटिक्स क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि एक फिलोसफी, मतलब इट वॉज ए स्कूल ऑफ फिलोसफी। ये कब बना था? सुकरात से भी काफ़ी पहले। और इसको स्टैब्लिश किसने किया था? परमेनिडीज ने और जीनो ने। ओके। और ये जो थिंकर का आप नाम देख रहे हैं एंटीस्थनीज, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा चीज़ को और एक्सप्लेन करेंगे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, और हार्डली आपको इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें इलियाटिक्स के बारे में, तो हमने तो इलियाटिक्स को के बारे में समझ लिया कि इलियाटिक्स क्या है। स्कूल ऑफ फिलोसफी है, प्री सोक्रेटिक, सुकरात से भी पहले। इसको किसने? जीनो ने और परमेनिडीज ने स्टैब्लिश किया था। और अगर हम बात करें एंटीस्थनीज की बात करें, तो जैसे हम जानते हैं कि सुकरात के जो शिष्य थे, सॉक्रेट्स के जो शिष्य थे, कौन थे? प्लेटो थे। तो ठीक प्लेटो ही ऐसे, प्लेटो अकेले थोड़ी ना थे। प्लेटो के अलावा एक और थिंकर थे जिनका नाम था एंटीस्थनीज नाम था। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, एंटीस्थनीज कौन थे? वो भी ग्रीक फिलोसफर था एंड ए पीपल ऑफ सॉक्रेट, वो भी सुकरात के एक शिष्य थे। ओके। और उन्होंने भी अपने थियोरी ऑफ आइडिया के बारे में बातें की थी, लेकिन प्लेटो ने एंटीस्थनीज के आइडिया को जो है इंक्लूड नहीं किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसी नॉट पे लोग स्किप कर जाते हैं, यहीं पे मिस्टेक होती है लोगों से। एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठे, क्वेश्चन के नेचर को देखिए कि इसमें नॉट लिखा है कि नहीं, अफर्मेटिव है कि है, निगेटिव सेंटेंस है, कैसा है। नहीं तो बहुत मुश्किल है। एग्जाम हॉल में लोग अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, हमसे तो हो ही जाती है, तो फिर औरों की क्या बात करें। हम तो ऑलरेडी मतलब 2 बार जेआरएफ करने के बाद भी जो है मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर है। और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सेंटेंस फॉर्मेट, ताकि आप गलती करें एग्जाम हॉल में। सिंपोजियम की बात करें, देखिए प्लेटो की कुछ किताबों के नाम हैं, और उसमें क्या बातें डिस्कस की हैं उसके बारे में बात हो रही है। सिंपोजियम की अगर हम बात करें, तो सिंपोजियम में प्रेम के बारे में बात हो रही है। रिपब्लिक को तो आप जानते हैं, रिपब्लिक में किसके बारे में बात हो रही है? रिपब्लिक में बात हो रही है पॉलिटिक्स के बारे में। फाइलिबस में जो है क्या बात हो रही है? फाइलिबस में बात हो रही है इथिक्स के बारे में। एक मिनट, पूरा हमने गड़बड़ कर दिया, बोल कुछ और रहा हूँ, मैच मैंने कुछ और किया। रिपब्लिक किससे बिलोंग करती है? पॉलिटिक्स से, तो मतलब डी को हमने सेकंड से मैच कर दिया। ठीक है, पॉलिटिक्स, रिपब्लिक जो पॉलिटिक्स से मैच। और ये जो बुक है सिंपोजियम, एक ग्रीक एक देवता है इरोस, प्रेम के देवता हैं ग्रीक, उनको समर्पित की गई है। और इसमें जो है इसको डेडिकेट की गई है, उसमें प्रेम के बारे में डिस्कस किया गया है। और फाइलिबस में जो है, फाइलिबस जो बुक है, इसमें इथिक्स के बारे में बात की गई है फाइलिबस में। और टिमियोस में जो है स्फीयर ऑफ, अब देखिए टिमियोस के बारे में एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अल्टीमेट रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया गया था ना, अभी हमने ऊपर देखा। तो इस तरीके से है, इसको आप बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस क्या है? वन मैन वन, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। वन मैन वन वर्क वन क्लास, ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जॉर्ज सेबाइन की जो बुक है उसमें आपको मिलेगा, कोई आम किताब पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा। इसमें लिखते हैं कि जो रिपब्लिक क्या है, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग सेड रिपब्लिक पिक्चर्स ए यूटोपियन नॉट बिकॉज इट इज ए रोमांस बट प्लेटो but because Plato intended it to be start of a scientific attack upon the idea of, ये देखो कोड टाइप के क्वेश्चन है, जॉर्ज सेबाइन का है। इसके ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में हम देखें, तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में एक तरीके से स्टेटमेंट है
जॉर्ज सेबाइन का। वो कहते हैं कि जिसके किसने कहा, मतलब ये एक तरह का स्टेटमेंट है कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, ठीक है, बल्कि प्लेटो चाहते हैं कि यह भलाई के विचार पर वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। एक्चुअली ये जो कोट है ना वो प्रोफेसर डनिंग का है, लेकिन ये जो कोट है वो आपको कहाँ मिलेगा, जॉर्ज सेवाइन की बुक में मिलेगा, ठीक है ना। ये प्रोफेसर डनिंग का है। वो कहते हैं कि रिपब्लिक का एक बौद्धिक रोमांस है, इंटेलेक्चुअल रोमांस है। ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रोफेसर डनिंग आंसर होगा, लेकिन ये बुक किस में मिलेगा, जॉर्ज सेबाइन की जो बुक है उसमें मिलेगा आपको, ठीक है ना। प्रोफेसर डनिंग का कोई स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिसंबर 2018 में पूछा गया है, ये इनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन से है। और इसमें अगर बात करें, प्लेटो बात कर रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है वो किससे संबंधित, मतलब उसकी फीचर्स के बारे में बात हो रही है, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो ये जो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो सामाजिक सत्यपरायणता, सत्यनिष्ठा पर और सत्य की, अभी कह सकते हैं रियलाइजेशन, मतलब कि महसूस करना। इट इज़ ए मीन ऑफ सोशल राइटियसनेस एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। एलिमेंट्री एजुकेशन बिगिंस एट चाइल्डहुड अप टू द एज ऑफ 6, ठीक। द पब्लिक टेस्ट इज हेल्ड एट द एज ऑफ 20, बिल्कुल सही बात है। एट द एज ऑफ 30 द सेकेंड सिलेक्टिव टेस्ट इज टू टेक प्लेस। 30 साल की एज पे क्या होता है कि टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पास करता है 30 साल के टेस्ट पे, फिर क्या करता है कि उसको जो है फिलोसफर किंग बनाने के लिए जो है आगे उसको दर्शन शास्त्र की, फिलोसफी की एजुकेशन देते हैं। तो इसमें सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। इसको आप हिंदी में देख सकते हैं। उनके शिक्षा सिद्धांत के बारे में बात की। देखिए, अपने शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो क्या करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर में जो कमियां हैं, जो बुराई हैं, उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो है सदाचार भरने की कोशिश करते हैं, वो सत्य को महसूस कर सके, उसको रियलाइज कर सके, उसके बारे में बात करते हैं। और आप जानते हैं कि उनके जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, बचपन से लेकर के 6 वर्ष की उम्र तक, ये भी बिल्कुल सही है। 20 साल की एज पे एक टेस्ट होता है, उसमें जो फेल होते हैं उनका काम है कि वो डिफेंस फोर्स में चले जाएंगे, राज्य की सुरक्षा देखेंगे। और जो 30 वर्ष पे जो पास होंगे, जो एक और परीक्षा होती है, वो वही लोग बनते हैं दार्शनिक राजा। फिर 2019 में आप देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप देखें। डायलेक्टिकल मेथड वाज फर्स्ट यूज डायलेक्टिकल मेथड वाज फर्स्ट यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन राइटिंग। जरा इसको ध्यान दीजिएगा कि राइटिंग में, देखिए, सुकरात ने जो है, सोक्रेटिस ने क्या किया था, सोक्रेटिस ने जो है डायलेक्टिकल मेथड को, जो ये द्वंदात्मक पद्धति है, इसकी शुरुआत की थी। लेकिन सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी थी। सुकरात को हम कैसे जानते हैं, सुकरात को हम प्लेटो की वजह से जानते हैं। अपनी बुक रिपब्लिक में, पॉलिटी में और भी किताबों में उन्होंने सोक्रेटिस के बारे में लिखा है। तो डायलेक्टिकल फॉर्म को रिटन फॉर्म में, ठीक है, किसने इस्तेमाल किया, प्लेटो ने, ठीक है। हीगल का जो डायलेक्टिकल मेथड है वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है। और मार्क्स का जो ये कॉन्सेप्ट है ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, ठीक है। तो सुकरात ने ईजाद किया, प्लेटो ने इसको अपनी लेखनी पे बनाया, फिर हीगल का अलग है, मार्क्स का अलग है। इसमें विचारों पे डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में आइडिया को फोकस किया जा रहा है, और मार्क्स जो है मैटर, पदार्थ को ज़्यादा फोकस कर रहा है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे। और फिर अगेन आप देखें, एलेगरी ऑफ केव किसका कॉन्सेप्ट है, प्लेटो का। इजी क्वेश्चन है ये 2019 का। फिर आप देखें यहाँ पे बात हो रही है कि हु अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे करेक्टली आपको मैच करना है। तो हम जानते हैं कि जॉन रॉल्स इगलिटेरियन, समतावादी विचारक हैं। समतावादी विचारक क्यों हैं, क्योंकि जो समाज का जो हीनतम वर्ग है, लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके भी वेलफेयर के बारे में वो बात करते हैं। प्लेटो बिल्कुल आइडियलिस्ट हैं। मैरी वोllstonecraft क्या हैं, वो फेमिनिस्ट हैं। तो यहाँ पे तो एक वो कम्युनिस्ट नहीं बल्कि फेमिनिस्ट हैं। और एंटोनियो ग्राम्स्की जो है कम्युनिस्ट है, मतलब इसको रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए और बी है वो करेक्ट हो जाएंगे। और एक चीज़ और भी आप समझिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अरिस्टोटल की अगर हम बात करें और हीगल की बात करें, ये जेंडर इक्वालिटी में
न्यायिक समानता में बिलीव नहीं रखते हैं, इसमें यकीन नहीं करते हैं। और प्लेटो की अगर हम बात करें वो न्यायिक समानता में यकीन रखते हैं। तो ये नोट करिए, एरिस्टोटल हीगल जो है न्यायिक समानता में, जेंडर जेंडर जस्टिस में यकीन नहीं करते, जेंडर इक्वलिटी में हो। हीगल और अरिस्टोटल का ये मानना है कि औरत का ये काम है कि अपने घर की चार दीवारी में रहे, अपने बच्चों की देखभाल करें, उनको पाली पोषण का लालन पालन करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं और इसको आपको देखना कि उसमें से कौन से दो करेक्ट हैं। तो प्लेटो ने क्या किया कि ड्यूटीज पे ज़्यादा फोकस की, बिल्कुल सही है। प्लेटो लेड मोर इम्फेसिस ऑन ड्यूटीज देन राइट, उसने कर्तव्य पे अधिक महत्व दिया, अधिकार पे कम। हिज आइडियल स्टेट वॉज मियरली आइडिया, उसका जो आदर्श रात का जो विचार है वो एक आइडिया था, ना कि वास्तविकता। बिल्कुल ये भी सही बात है। प्लेटो खुद कहते हैं कि ये जो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में क्या है कि एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, इसको धरती पर कहीं लागू नहीं किया जा सकता या धरती पर इसको कहीं ढूंढा नहीं जा सकता, इस धरातल पे तो पॉसिबल है ही नहीं, इस प्लेनेट पे। और अगर बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो फेमिनिस्ट थे, लेकिन यहाँ पे देखिए नॉट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। वो क्लास स्टेट के बारे में बात नहीं करते हैं, वो आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे जून 2020 में पूछा गया था। देखिए वो क्वेश्चन आ गया ना कि अरिस्टोटल और हीगल जो है वो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते हैं, डिड नॉट बिलीव। जो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वालिटी है, उसमें वो यकीन नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट, किसने कहा हु सेड, किसने कहा अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वो अरिस्टोटल का सेकंड बेस्ट है। मतलब सेकंड बेस्ट का मतलब क्या, आप देखते हैं कि प्लेटो अपनी बुक लॉज में, अपने लाइफ के अंतिम स्टेज में वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, विधि के शासन की बात करते हैं। वो किसके विषय में, वो बात करते हैं उप आदर्श राज के बारे में। इसको हिंदी में, इंग्लिश में सब आइडियल स्टेट भी कहते हैं, जहाँ पे वो रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कानून का शासन बेहतर है एज कम्पेयर टू फिलोसफर किंग। ये किसका स्टेटमेंट है, जॉर्ज सेबाइन का स्टेटमेंट है। और अगेन उनकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखें कुछ क्वेश्चन दिए गए, एलेगरी ऑफ के का जो कॉन्सेप्ट है किसका है, वो प्लेटो का, आप जानते ही हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशन वो माओ का कॉन्सेप्ट है। एपार्थाइड का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंच फैनन का है। और ब्यूरोक्रेटिक टेरर का जो कॉन्सेप्ट है हन्ना आरेंट का है। और इसी तरह से अगर हम देखें जो लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर अगेन पूछा गया है कि प्रायर टू मार्क्स से पहले विच पॉलिटिकल थिंकर हैड ए जेंडर बायस, मतलब किसके विचारों में जेंडर बायस दिखता है, मतलब जो लैंगिक समानता में यकीन नहीं रखता है, वो कौन सा थिंकर्स है। आप देखें हीगल है। मैंने आपको बताया कि हीगल और अरिस्टोटल ये जेंडर जस्टिस में, लैंगिक समानता में यकीन नहीं रखते, वो महिलाओं को समान अधिकार देने के लायक नहीं समझते हैं, योग्य नहीं समझते हैं। और यहाँ पे फिर अगेन आप देखें ये प्लेटो की बुक्स हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था, इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले अपॉलजी की बात करें, इसको 399 में लिखा था। रिपब्लिक की अगर हम बात करें, इसको 380 में लिखा गया था, 380 BC में। लॉज की अगर हम बात करें, स्टेट्समैन की अगर बात करें, तो इसको 360 BC में लिखा गया था। और लॉज की 350 BC। तो सबसे पहले अपॉलजी आएगी, मतलब ए, सबसे पहले ए, फिर रिपब्लिक, फिर स्टेट्समैन और अंतिम में लॉज। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, प्लेटो के आइडियाज को क्रिटिसाइज किया, जो उनका हिस्टोरिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने क्रिटिसाइज किया, कॉल पॉपर ने 1944 में कॉल पॉपर ने एक बुक लिखी थी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज में उन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडिया को, हीगल के आइडिया को और प्लेटो के आइडिया को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि ये तो तीन थिंकर हैं, ये मुक्त समाज के दुश्मन है। जैसे कि आप देखें प्लेटो के चिंतन में ये तीन क्लासेस हैं, हर एक व्यक्ति एक ही क्लास से बिलोंग करेगा, एक ही काम को करेगा, वो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है। जबकि देखिए अगर अरिस्टोटल की बात करें, वो कहता है, अरिस्टोटल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई गुलाम है, कोई स्लेव है, उसका अगर मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको फ्री छोड़ दीजिए, वो मास्टर बन सकता है, वो अपने खुद से डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन प्लेटो का जो
आइडियल स्टेट है वो एक क्लोज्ड सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो उसी में रहेगा, वो स्विच नहीं कर सकता, अपनी क्लास को चेंज नहीं कर सकता है। और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन लेकिन दो ही दिया गया है, तो मैकियावली चूंकि नहीं है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो एरिस्टोटल ये भी नहीं हो जाएगा, प्लेटो एंड हेगल ये सही हो जाएगा, क्योंकि मैकियावली के बारे में बात नहीं करते हैं, प्लेटो, मार्क्स एंड हेगल, लेकिन यहाँ पे दो ही दिया गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। फिर देखें 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे प्लेटो की, यहाँ पे अरिस्टोटल की किताबों के बारे में पूछा गया था, तो एपोलॉजी हम जानते हैं इसको किसने लिखा था, प्लेटो ने लिखा था। और यहाँ पे फिर देखिए प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया की हम बात कर रहे हैं, जो उनका विचारों का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ आइडिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें पूछा गया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी जो चीज़ है वो परफेक्ट है, अपने आप में पूर्ण है, इटर्नल है मतलब शाश्वत है, ये अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, परफेक्ट है, शाश्वत है, एंड फिक्स्ड है, मतलब इसमें बदलाव नहीं, तो कौन सा है? प्लेटो के अकॉर्डिंग वो आइडियाज हैं। और देखिए वर्चू इज नॉलेज, अगेन ये आपका क्वेश्चन आ गया, सद्गुण ही ज्ञान है, इसको कौन मानता है? किसका कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है प्लेटो का। और फिर आप ये देखें नॉलेज एंड पावर किसका कॉन्सेप्ट है? मिशेल फूको का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आप देखें कि एग्जाम में अब जो ट्रेंड जो बन रहा है वो कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं? थियरी ऑफ आइडिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें, समझें, और हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और आप चाहें तो ये जो नोट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको अवेल कर सकते हैं, और एटलीस्ट आप चाहें तो हमारे जो टेस्ट सीरीज है जो मात्र 300 रुपये में है, 300 में, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।